बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज हम पढ़ेंगे अस्थमा के बारे में। अस्थमा का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट सबको होगा कि अस्थमा बेसिकली क्या है। अस्थमा का हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि अस्थमा किस वजह से होता है। इसके हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, काजेस पढ़ेंगे, रिस्क फैक्टर्स पढ़ेंगे। अस्थमा जो होती है वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे एयरवे ट्यूब्स जो होती हैं वो नैरो होना शुरू हो जाती है, उनका पाथ नैरो होना शुरू हो जाता है, स्वेल होना शुरू हो जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है एक्स्ट्रा म्यूकस। म्यूकस जो होता है वो हमारी नोज, स्टमक, माउथ या ऐसी चीज़ों में प्रेजेंट होता है। ये एक मॉइस्चराइज़र होता है जिसकी वजह से स्टमक में हेल्प करता है कि वो डाइजेशन करने में हेल्प करता है। अगर एक्स्ट्रा म्यूकस होना शुरू हो जाए तो ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता। लेकिन अस्थमा में जो है एयरवे पाइप जब नैरो होते हैं, स्वेल होते हैं, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा म्यूकस जो है वो बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी आती है, जिसकी सिम्टम्स में आता है कफिंग आ जाता है, खांसी आना, विजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस उखड़ उखड़ के आना। अगर पेशेंट को अस्थमा है, उसके एयरवे पाइप जो हैं वो या एयरवे ट्यूब जो हैं वो सूजना शुरू हो गई हैं, और जो उसके मसल्स हैं एयरवे के, जो अराउंड जो मसल्स होते हैं, उसके इर्द गिर्द वाले जो मसल वो भी स्वेल होते हैं, तो वो टाइटनिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसके सिम्टम्स में आ जाता है कि डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में। जब सांस अंदर की तरफ लेते हैं और बाहर की तरफ निकालते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, जिसे हम इनहेल एक्सहेल भी कहते हैं। तो जो इसके कॉमन सिम्टम्स हैं वो है खांसी आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट टाइटनिंग, विजिंग। अब हम इस इमेज के ज़रिए देख लेते हैं नॉर्मल ब्रोंकियल ट्यूब। इसके जो मसल्स हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हैं, ये एलेबल है। लेकिन इन्फेर्म ब्रोंकियल ट्यूब ऑफ एस्थमेटिक पेशेंट में हम देखते हैं जब, तो टाइटनेस हो जाती है, मसल्स की स्वेलिंग हो जाती है, और ये जो है ये म्यूकस जो है वो बनना शुरू हो जाता है, एक्स्ट्रा म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एस्थमा। एस्थमा की टाइप्स में कौन कौन सी आ जाती हैं? एलर्जिक एस्थमा और एस्थमा विदाउट एलर्जीज। वो एस्थमा जो एलर्जी से होती हैं और वो एस्थमा जो विदाउट एलर्जी से होती हैं। जो एस्थमा एलर्जी से होती हैं वो मोल्ड से हो सकती हैं, पेट डेंडर से हो जाती हैं, अपने पेट्स के बालों से हो सकती है, पोलन से हो सकती है। तो पेशेंट को इस कंडीशन में जो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेल करवाया जाता है। ये उस पर डिपेंड करता है कि उसका एस्थमा जो है वो कितना सीवियर है। अब हम देख लेते हैं एस्थमा जो है विदाउट एलर्जी। जो एस्थमा एलर्जी के बगैर होता है वो किस वजह से होता है? ये अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जिसमें आ जाता है कोल्ड, फ्लू हो गया, कोई वायरस हो गया है जो कि काज करता है फ्लू या कोल्ड वगैरह, खांसी वगैरह, जिसकी वजह से अस्थमा जो है वो होता है। जब कोल्ड और फ्लू होता है जिसके सिम्टम्स पेशेंट में देखे जाते हैं तो उसे हम देते हैं, उसका एक शॉर्ट कोर्स करवाया जाता है, उसे इनहेल करवाया जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो 10 से 14 दिन के लिए उसका एक शॉर्ट कोर्स होता है। अब हम आगे देख लेते हैं अस्थमा की टाइप्स। एस्पिरिन एक्सासेरिबेटेड रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। एस्पिरिन क्या होती है? एस्पिरिन मेडिकेशंस होती हैं, काफ़ी लोगों को मेडिकेशन से भी अस्थमा होता है, एलर्जी होती है। तो इसमें जो है जब वो एस्पिरिन लेते हैं तो उनका रनी नोज शुरू हो जाता है, उनको छींकें आना शुरू हो जाती हैं, खांसी आना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से अस्थमा प्रोड्यूस होता है। जब पेशेंट को एस्पिरिन लेता है तो उसका जो है जब ज़ुकाम होता है तो उसे डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग में। अब हम 4 नंबर पे देख लेते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा। एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा क्या होता है? जब एस्थमेटिक पेशेंट जो है वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, स्पोर्ट्स में हो गया, उसे एकदम से खांसी आना शुरू हो जाती है, उसे सांस लेने में मुश्किल होती है, उसकी चेस्ट टाइट होना शुरू हो जाती है,
जो कि बिल्कुल ठीक हो जाती है जब वो एक्सरसाइज वगैरह रोक देता है। आम तर लोगों को जो है वो एक्सरसाइज या कोई ऐसी एक्टिविटीज से भी अस्थमा होता है। तो इसका जो कॉमन काज क्या है, कि उनके जो एयरवे होता है वो तो नैरो होते हैं, जिसकी वजह से उनको ये बहुत ज़्यादा इशू आता है। जो इसकी ट्रीटमेंट में आ जाता है, उन्हें इनहेल करवाया जाता है ब्रोंको डायलेटर मेडिकेशन दी जाती है उनको, ताकि उनके एयरवे जो है वो ओपन हो सके। और वो 15 मिनट तक 15 मिनट पहले एक्सरसाइज से 15 मिनट पहले ये मेडिकेशन लेते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ठीक रहें। जो हमने पहले देखा था उसमें हमने देखा था कि उनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है एलर्जिक और नॉन एलर्जिक पेशेंट में। लेकिन एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा में हम देते हैं इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर मेडिकेशन देते हैं, जो कि 15 मिनट पहले देते हैं एक्सरसाइज से। अब हम आगे देख लेते हैं इसके कफ वेरिएंट क्या आते हैं। कफ वेरिएंट में आता है, अस्थमा में आता है कि ड्राई कफ होती है और सोने से पहले या नींद में एक्सट्रीम लेवल की जो है वो कफ होना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा खांसी आना शुरू हो जाती है, और ये दोनों बच्चों में भी और बड़ों में भी हो सकती है। पेशेंट जो है उसको इनहेल करवाया जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ऑक्यूपेशनल अस्थमा क्या होता है? ऑक्यूपेशनल अस्थमा जो होता है वो सीजनल होता है। जब जॉब पर अस्थमा अटैक आना, किसी चीज़ से इरिटेंट होना, जैसे स्मोकिंग हो गया, काफ़ी लोगों को स्मोकिंग स्मोकिंग का जो धुआं है वो सूट नहीं करता, या कोई ऐसी चीज़ इनहेल करते हैं जिनकी वजह से उनको अस्थमा आना शुरू हो जाता है। उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, उनको सांस नहीं आता सही तरह, जैसे क्लोराइन हो गया। अक्सर तौर पर लेबॉर्ट्रीज में जो ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं या केमिकल्स पे या रैट्स पे, तो उसकी वजह से भी, एलर्जी की वजह से अस्थमा होता है। साइन एंड सिम्टम्स में देख लेते हैं। अर्ली साइन एंड सिम्टम्स में क्या आता है? बहुत ज़्यादा खांसी आना, खास तौर पर रात को। सांस का बहुत ज़्यादा कम आना, लॉसिंग ब्रेथ या शॉर्टनेस, सांस उखड़ उखड़ के आना। बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना, वीकनेस महसूस करना जब एक्सरसाइज करना। बहुत ज़्यादा खांसी आना एक्सरसाइज के दौरान। बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करना या अपसेट हो जाना। इसके साइंस में आता है कोल्ड या एलर्जीज, जिसमें स्नीजिंग आ जाता है, रनी नोज आ जाता है, कफ खांसी आ जाता है, नजल कंजेशन आ जाता है, सॉर थ्रोट आ जाता है, सर में दर्द। ये सारे जो है इसके सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स हैं। सोने में मुश्किलात आना। अब हम देख लेते हैं कॉमन अस्थमा सिम्टम्स में क्या आता है, जिसमें कफिंग आता है ज़्यादातर रात को। जो है अस्थमा पेशेंट को रात को बहुत ज़्यादा कफिंग होती है। विजिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का बहुत ज़्यादा उखड़ उखड़ के आना, चेस्ट टाइटन हो जाती है, पेन होना या प्रेशर पड़ना चेस्ट पर। अब हम इस इमेज की तरह देखते हैं पेशेंट विद एस्थमा। जब पेशेंट एस्थमा के साथ आता है तो उसको इरिटेशन होती है, स्वेलिंग होती है, इन्फ्लेमेशन है, और ये जो है ब्रोंकिया हैं वो कंस्ट्रक्शन है, मतलब उनके जो मसल्स हैं वो टाइट हैं। ये जो है ज़्यादा म्यूकस जो है वो प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो है इसके एयरवे जो है वो कंस्ट्रिक्ट्स हैं। रिस्क फैक्टर ऑफ एस्थमा में क्या आ जाता है? फैमिली हिस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉमन है इसमें। एलर्जी कंडीशन में पर्सनल हिस्ट्री ऑफ हाई फीवर। हाई फीवर किसे कहते हैं? ये इन्फ्लेमेशन होती है नोज़ की, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है वो ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देता है एलर्जीज़ के। जब हमारी कोई बॉडी में कोई एंटीबॉडीज़ वगैरह आती हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसे उसका फंक्शन बढ़ जाता है ताकि वो उसको ख़त्म कर सके। तो उसकी वजह से जो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर रिएक्ट करता है एलर्जीज को ख़त्म करने के लिए जो एयर में होती हैं। इसके सिम्टम्स में आता है रनी आ स्टफ़ी नोज आ सकता है, स्नीजिंग, छींकी आना, ईचिंग होना, वाटरी आंखों से पानी आना, और जो स्वेलिंग होना आंखों के इर्द गिर्द। एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोक। सिगरेट स्मोक
इनहेल सिगरेट का धुआं इनहेल करने से भी, अगर कोई आपके साथ बैठा कोई सिगरेट पी रहा है तो आप उसे इनहेल करोगे तो उसकी वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। मोटे होने की वजह से भी, और किसी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी ये हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि काजेज़ ऑफ अस्थमा में और क्या आ सकता है। एयरबोर्न सब्सटेंसेस में आता है कि पोलिन हो गया या डस्ट माइट्स हो गया, कॉकरोचेस हो गए या कोई वेस्ट हो गया, इसकी वजह से, या पेट टेंडर हो गया, पेट के बालों की वजह से जो है अस्थमा होता है। रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से होता है जिसमें कॉमन कोल्ड आ जाती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, इसमें एक्सरसाइज हो गया, इंड्यूस अस्थमा हो गया। कोल्ड एयर, एयर पॉल्यूटेंट्स में आ जाता है, जैसे कोई स्मोक हो गया, मेडिकेशंस हो गई, बीटा ब्लॉकर, एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफिन, एडविल, मॉर्फिन एंड नेब्रोक्सिन एलवी, ये सारे एस्प्रिन हैं जिनकी वजह से भी काफ़ी लोगों को अस्थमा की जो है कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये इन्फ्लेम भी नहीं है और इसमें म्यूकस भी नहीं है, इस और ना ही इसके जो है मसल्स टाइट है। लेकिन ये जो है ये एस्थमेटिक पेशेंट का दिखाया गया है, यहाँ पे इसके जो मसल्स हैं वो भी टाइट हैं, इन्फ्लेम है, और ये एक्स्ट्रा लेवल जो है म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है, इसके लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं लंग्स के, जिससे पता चलता है कि पेशेंट को कितनी सीवियर हद तक अस्थमा है। जब लंग फंक्शन हम देखते हैं टेस्ट के दौरान, तो पहले हम एयर जो है इनहेल करवाते हैं और फिर एक्सहेल टेस्ट के ज़रिए, जिससे हम मेजर करते हैं कि पेशेंट को किस हद तक अस्थमा है। स्पायरोमेट्री जो टेस्ट है वो नैरो करता है ब्रोंकियल ट्यूब को। जो स्पायरोमेट्री एक टेस्ट है, ये, हाँ, अगर जो नैरो ट्यूब होती है, ब्रोंकियल ट्यूब्स जो होती हैं वो नैरो होती हैं, उसको चेक करने के लिए कि पेशेंट की जो है वो उसे एक्सहेल करवाया जाता है, एक लंबे सांस के बाद उसका कहा जाता है कि आप सांस बाहर निकालें, और उसको देखा जाता है कि सांस बाहर निकालने और अंदर लेने में कितना टाइम लगा है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब है कि उसे अस्थमा है। दूसरे नंबर पे है पीक फ्लो। पीक फ्लो क्या होता है? पीक फ्लो मीटर जो होता है वो सिंपल डिवाइस होता है जो मेजर करता है पेशेंट जो है वो कितना बाहर की तरफ सांस निकालता है। लोअर देन यूएल पीक फ्लो जो होता है वो साइन होता है कि लंग्स जो होते हैं वो प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अस्थमा जो है वो कितना जो है वो वॉर्स है, कितना मतलब स्पेयर है। हम आगे इन्वेस्टिगेशन में देख लेते हैं। इमेजिंग टेस्ट भी करते हैं जिसमें आ जाता है एक्सरे या हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, जिसे हम सीटी कहते हैं। ये स्कैन किया जाता है लंग्स का, नोज कैविटीज़ का, साइनसिस का, जिससे हमें पता चलता है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ या डिजीज़ का, जिसमें इन्फेक्शन आ जाता है जो कि काज करते हैं ब्रीथिंग प्रॉब्लम में। ब्रीथिंग प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा मसला करते हैं, उसे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब आ गया है एलर्जी टेस्ट। एलर्जी टेस्टिंग में हम क्या देखते हैं, ये परफॉर्म करते हैं स्किन टेस्ट, ब्लड टेस्ट। एलर्जी टेस्ट जो होते हैं वो पेट्स से हो सकता है, डस्ट मोल्ड से हो सकता है, पोलन से हो सकता है। अब हम ये देख लेते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ये एयर फ्लो जो है अंदर जा रहा है, ये ओपन एयरवे, लेकिन ये नैरो एयरवे इन्फ्लेमेशन और ये म्यूकस प्रेजेंट है। ट्रीटमेंट में आ जाता है आइप्रोट्रोपियम एट्रोविएंट। एट्रोविएंट की क्या होता है कि ब्रोंकोडायलेटर्स और एप्राट्रोपियम जो है वो ये मेडिकेशंस होती हैं जो बहुत जल्दी एक्ट करती हैं एयरवे को रिलैक्स करने के लिए, और उसे इतना इजी कर देती हैं कि वो आराम से ब्रीथ कर सकते, आराम से सांस ले सके। दूसरा जो मेडिकेशन है वो ओरल एंड इंट्रावीनियस कॉर्टिकोस्टेरॉइड आ जाती है। ये मेडिकेशन जो होती हैं प्रीडिनोसिन एंड मेथिल प्रीडिनोसलोन, ये जो है एयरवे को इन्फ्लेमेशन जो इसकी होती है उससे रिलीफ देती है, उससे निजात दिलवाती है, जिसकी वजह से जो है स्वेयर अस्थमा की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें रिलैक्सेशन आती है, पेशेंट जो है वो सांस लेने में इजी फील करता है।
और इसके जो है ये हम ज़्यादा देर तक उसे पेशेंट को नहीं दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म तक दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये ज़्यादा मेडिकेशन देंगे ओरल इंट्रावेनियस कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। इसकी वजह से इसका शॉर्ट टर्म जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। एंटी कोलिनर्जिक, इसमें हम क्या करते हैं, डिक्रीज स्पेक्ट्रम प्रोडक्शन, जो म्यूकस होता है उसको कम करने के लिए ये मेडिकेशन यूज़ होती है। एंटी कोलिनर्जिक कोलिनर्जिक लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज़ में क्या आता है, एयर कंडीशनर जो हम यूज़ कर सकते हैं अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए। एयर कंडीशनर बहुत ज़रूरी है, जो कि एयर पोलन या कोई ट्रीज़ या ग्रास वगैरह से जो घर में आ जाते हैं उसको बाहर निकालने के लिए जो है एयर कंडीशनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंट मोल्ड स्पोर्स, घर को साफ़ सुथरा रखना, किचन वाशरूम हाउस को मतलब इस हद तक साफ़ रखना कि उसमें कोई मोल्डी लीव्स या डैम्प फायरवुड वगैरह ना आए। अगर पेट से एलर्जी है तो पेट पहले बात तो से अवॉइड किया जाए कि पेट घर में ना रखे जाएं। लेकिन अगर कुछ लोग ज़्यादा ही पेट लवर होते हैं तो वो उनको डेली वॉश करें और उनको नहलाएं, उनको बाथ करवाएं, तो जिसकी वजह से जो है उनके जो डेंडर्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा कमी आती है, और जिसकी वजह से अस्थमा के काजेज़ बहुत कम हो जाते हैं, उसका रिस्क बहुत कम हो जाता है। क्लीन रेगुलरली, घर को तकरीबन रोज़ साफ़ किया जाए, और अगर डस्ट से एलर्जी है तो मास्क पहना जाए, कवर किया जाए नोज़ को अच्छी तरह। कोई कोल्ड या ड्राई एयर से अगर आपको अस्थमा होता है तो मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।